गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। आज हमारे साथ राकेश जी यादव हैं, उनसे जानेंगे कि पूरी जर्नी सफलता की कहानी। स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़े मोटिवेशन में। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो सर सबसे पहले आपका जो शुरुआती परिचय है वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार यादव है। पिताजी का नाम श्री अर्जुन लाल यादव है और मैं हाड़ौता गांव का निवासी हूँ और मैं अभी वर्तमान में व्याख्याता अर्थशास्त्र के पद पर कार्यरत हूँ। सर ने बताया अपना परिचय, तो सर आपका जो शुरुआती एजुकेशन करियर है वो कैसा रहा वो बता दीजिए एक बार। एजुकेशन में मैं शुरू से ही काफ़ी इंटेलिजेंट नहीं था, बहुत कमज़ोर विद्यार्थी था। 10वीं में मेरे 44.33% बने हैं और उसके बाद मैंने थोड़ा सा देखा कि भाई पढ़ने में ही बढ़िया है, सब कुछ इसी में ही है। फिर 12वीं में मेरे 60% बने। उसके बाद मैंने BA किया, वो नॉन कॉलेज किया था, उसमें मेरे 65% है। सर आपने कॉलेज कहाँ से किया और उसकी परसेंटेज कितनी थी? BA मैंने RL सहरिया कालाडेरा कॉलेज से किया था, नॉन कॉलेज किया है। नॉन कॉलेज आपने किया है 65% से। 65। MA मैंने रेगुलर किया है या राजस्थान यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से। तो वहाँ पे कितने परसेंटेज थे आपके? उसमें मेरे 57% थे। 57% थे। तो सर ये जो आपको जॉब मिली है स्कूल लेक्चरर की, तो इससे पहले कौन कौन सी जॉब आप लग चुके थे? इससे पहले मैं काफ़ी जॉबों में लग चुका हूँ। जैसे 2013-14 में CPOSI में निकलती है वैकेंसी, उसमें CISF असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में लग चुका हूँ। रेलवे में भी मेरा नंबर आ चुका है, राजस्थान पुलिस में भी आ चुका है, इन्वेस्टिगेटर भी मैं बन चुका हूँ और कंपाइलर भी मैं बन चुका हूँ और अभी व्याख्याता के पद पर हूँ। तो सर ये एजुकेशन डिपार्टमेंट जाने के लिए आपने BEd करने का फैसला ये कैसा रहा? ये कैसे किया आपने कि आपने BEd करना चाहिए और मुझे जॉब मिल चुकी थी आपको, फिर भी आपने BEd किया? BEd का ऐसा था कि मेरा शुरू से ही रुझान था बच्चों को पढ़ाने का, उन्हें मोटिवेशन करना, उन्हें आगे ले जाने का। बाकी और फील्ड में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मेरा रुझान मेरा इंटरेस्ट पे आता है, सभी का ही आता है। वो तो भाई जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ जाना ही पड़ता है, इसलिए हम भी आ गए इधर भी आ गए आप। तो सर जब आप तैयारी करते थे, आपने काफ़ी एग्जाम्स क्रैक किए, तो इसका मतलब आपने तैयारी काफ़ी की होगी। तो उसकी तैयारी जब आप करते थे वो किस प्रकार आपका जो डेली रूटीन था सुबह से शाम तक का, वो बताइए कैसे आप पढ़ते थे, कितने घंटे? रूटीन तो ये था कि जब मैं एक दिन पहले सोना था, जैसे कल का है तो आज शाम को सोते समय मैं पूरा डिसाइड कर लेता था कि मुझे कितने बजे उठना है, कितने बजे से कितने बजे तक किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। दोपहर में भी 1 घंटा सोना है, क्योंकि दोपहर में सोना ज़रूरी है। जो पढ़ता है उसके लिए 1 घंटा तो कम से कम दोपहर में सोना ज़रूरी है। और उसके बाद शाम को क्या पढ़ना है, रात को क्या पढ़ना है, हर चीज़ बटा हुआ रहता था मेरा फिक्स कि इतने घंटे इसको। लेकिन घंटे क्या, मेन तो ये है कि जो टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए आदमी का। जिस टॉपिक के पीछे हम पढ़े हैं, जिसको पढ़ना चाह रहे हैं, वो पूरा क्लियर होना चाहिए। तो पूरी प्लानिंग एक दिन पहले ही फिक्स हो जाती थी। आज रात को जैसे सो रहे हैं तो कल की प्लानिंग पूरी रात को कर लेता था मैं कि कल कितने बजे उठना है, सारा काम जो भी है। तो सर जब आप स्कूल लेक्चर बने, अर्थशास्त्र से आपने पढ़ाई की, तो अर्थशास्त्र के विषय ऐसा है काफ़ी बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, सब्जेक्ट लेते नहीं कि हमें हार्ड लगता है, सब्जेक्ट मुश्किल लगता है। तो आपने फर्स्ट ईयर की तैयारी कैसे की? कौन कौन सी बुक लिस्ट थी आपकी जो आपने अपने अध्ययन में शामिल किया? कौन कौन सी आपकी? मेरा इंटरेस्ट शुरू से इकोनॉमिक्स में था और जब व्याख्याता की वैकेंसी अच्छी निकली तो हमने कहा चलो करना भी चाहिए। उसी समय कॉलेज व्याख्याता का पेपर था, तो दोनों की तैयारी की थी मैंने। और मैंने जयपुर में कोचिंग की थी डॉक्टर उम्मेद सिंह जी से, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं उनसे, और उनका गाइडेंस मुझे काफ़ी अच्छा रहा। और वो जैसे उन्होंने पढ़ाया वैसे हमने पढ़ा और मेरा व्याख्याता में 46वीं रैंक से सिलेक्शन हुआ और कॉलेज व्याख्याता में इंटरव्यू तक गया, लेकिन वेटिंग में रह गया उसमें। वेटिंग में रह गया। तो सर ऐसे आपको कोई आदर्श जिसका हमेशा आप प्रेरणा लेते रहते हो? आप कभी जैसे अप्स डाउन होता है आपके जीवन में, आप मानते हो कि मैं हार रहा हूँ, मेरा नंबर नहीं आ रहा, उस समय आपको ऐसे कौन कौन व्यक्ति थे जो आपको गाइडेंस करते रहे आपको आगे की ओर ले जाने के लिए? मेरे जीवन में सबसे बड़े आदर्श हैं सचिन तेंदुलकर जी। सचिन तेंदुलकर, उनसे क्या सीखते हो आप? उनसे ये सीखा कि अपने को मुंह से जवाब नहीं देना, जवाब बल्ले से देना। उन्होंने कभी भी किसी खिलाड़ी को, बॉलर को मुंह से जवाब नहीं दिया। जब वो नहीं चल रहे थे तो भी शांत थे, और जब शतक लगाते थे तो उनका बल्ला ही बोलता था। तो मेरा भी यही था कि कोशिश करते रहो, जब सफलता होगी तो सबको पता चलेगा, मुंह से किसी को कुछ नहीं कहना। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे सचिन थे वो अपने बैट से जवाब देते थे, वो कभी किसी स्लेजिंग वगैरह नहीं करते थे, वो अपने बैट से शतक मार के जो आलोचक है उनको मुंह बंद कर देते थे। सर ने बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया अपने सामने। तो सर आपका जो फैमिली है, परिवार है, वो उसका सपोर्ट कैसा रहा आपके पूरे फैमिली में? मेरी मम्मी का और मेरे भैया का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। वो चाहते थे कि मैं अच्छी पोस्ट पे जाऊं, तो शुरू से ही उन्होंने खूब मोटिवेशन भी दिया है मेरे को और गाइडेंस भी करते रहते थे कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, तूने नौकरी छोड़ दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं लग रही है। क्योंकि मेरे शुरू में नौकरी लगने के बाद 2 साल का सूखा भी रहा है, उसमें मेरा एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो घर वालों ने बिल्कुल सपोर्ट रखा और कहा कि नहीं आगे भी अच्छी नौकरी मिलेगी, और मिल गई मुझे नौकरी।
तो सर आप जैसे बताया कि आप एक एवरेज विद्यार्थी थे, एवरेज स्टूडेंट थे, हाँ। फिर भी आपको लगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे जाना है, मुझे जॉब लगनी है, ये सब कैसे हुआ? क्यों चाहिए था आपको जॉब, सरकारी नौकरी क्यों चाहिए थी? तो बचपन में तो क्या था, ध्यान नहीं था पढ़ाई का, हम्म, और ध्यान नहीं था तो नहीं पढ़ते थे, बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। 10वीं में 3rd डिवीजन पास हुए हैं, 12वीं में थोड़ा सा लगा कि पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर सेल्फ मोटिवेशन जग गया। आदमी में अगर सेल्फ मोटिवेशन है तो उसको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है, वो आगे बढ़ता रहता है। मैं बड़े बड़े लोगों को देखता था, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो प्रोफेसर्स को देखता था, तो मुझे लगता था कि यार ये बहुत इंटेलिजेंट है। फिर बाद में लगा कि जब जो मेहनत करेगा वो इंटेलिजेंट है और जो नहीं करेगा वो कमज़ोर है। तो फिर मैंने पढ़ाई शुरू की अच्छी, बाद में आपने अच्छे से पढ़ाई अच्छे से। तो सर जैसे काफ़ी युवा वगैरह जो तैयारी करते हैं, एक दो एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो उनका जो मोटिवेशन टूट जाता है, वो दूसरे राह पे चले जाते हैं। तो ऐसे आप उनके लिए क्या कहोगे कि वो अपने लाइन पे रहें, अपने लक्ष्य को छोड़े नहीं, भटके नहीं, उसके लिए कुछ कहोगे? युवाओं को मेरा एक ही संदेश है कि घबराना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन में भी 2 साल का सूखा रहा है, तो फिर मैंने कंटिन्यू मेहनत रखी, घबराया नहीं मैं बिल्कुल भी। मेहनत करोगे तो भगवान सहायता जरूर करता है। आप ये देखते हो उसका नंबर आ गया, डिप्रेशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फुल मेहनत करते रहो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और अपनी मेहनत नियमित करो। जैसे मान लो किसी की कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो उस प्रॉब्लम में भी आपको पढ़ना है, 2-4 घंटे निकालना है। घर पे गए हो, मैं चाहता हूँ कि आदमी चाहे और घर से बाहर निकले और वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करे। उतार चढ़ाव तो हर के जीवन में आता है। भगवान रामचंद्र जी के जीवन में भी 14 वर्ष का वनवास आया था और वो जंगल गए थे, तभी श्री राम कहलाए, वरना तो राजा राम थे। सर ने बहुत अच्छी बात बताई। तो सर जब आपको अपनी मन चाही जो जॉब मिली पहली बार, तो वो नंबर कैसे है, किसने आपको कॉल किया, परिवार में माहौल कैसा था उस दिन? आप कितने खुश थे जब आपका फर्स्ट ग्रेड लेक्चर में नंबर आ गया? उस दिन की कहानी बताओ पूरी दिन की। फर्स्ट ग्रेड में मैं नंबर आया तो मैं कहीं बाहर गया हुआ था, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपका सिलेक्शन हो गया फर्स्ट ग्रेड में। यार मेरे को तो खुद को ही पता नहीं है। अब उन्होंने पता नहीं कहाँ से मेरे रोल नंबर लिए, सब कुछ उन्होंने बताया, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे ऐसा लगा कि हाँ आज जो मैं मेहनत कर रहा था वो मुझे मिल गया। तो उस दिन परिवार में सब कुछ थे आपके लिए? हाँ, परिवार में मम्मी पापा सब कुछ था। तो सर अभी आप स्कूल लेक्चरर के पद पर चयनित हैं, तो आगे का लक्ष्य, आगे का गोल जो प्लान है, एम क्या है अभी आपका? मेरा फिलहाल एक ही एम है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने, और मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, वेटिंग में रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि इस बार मेरा हो जाए। तो सर जैसे तैयारी वगैरह करते हो आप बीच में, तो जैसे मेडिटेशन लेना हो, योगा करना हो, बाहर घूमना हो वगैरह, तो अपने तनाव को ये कैसे मेंटेन करते थे, डिस्ट्रैक्शन को? तनाव, जब भी आदमी के मन में तनाव आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, तो मोटिवेशनल वीडियो देखो और गाने सुनो। हो सके तो भगवान की भक्ति की तरफ भी अपना ध्यान दो। जिस भगवान को आप मानते हो उसके जो भी XYZ अपन जिस किसी को मानते हैं उसकी आराधना करनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो यही है। और गाने सुने। और सर जो सोशल मीडिया का काफ़ी विषय बना रहता है, जो व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टा, इस पर क्या काफ़ी जो युवा अपना टाइम बहुत अपना खर्च कर देते हैं, तो अपने कैसे अपनी तैयारी को रखें, सोशल मीडिया भी साथ रखें, स्टडी, ये दोनों कैसे एक साथ पॉसिबल हो सकते हैं? सोशल मीडिया का तो यही है कि दिन में 10-15 मिनट देख लो आपको केवल यूजफुल चीज़ें देखनी है। जैसे व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप में आपके वो ग्रुप ही देखो जिनसे यूजफुल कॉन्टैक्ट मिलते हो आपको। बाकी अगर जो यूजफुल नहीं मिलता उसको देखो ही मत। फेसबुक देखना हो, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, टहल रहे हो, घूम रहे हो, उस टाइम पे आपने फेसबुक देख लिया, वो व्हाट्सएप देख लिया, वो सारा काम कर लिया। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो और ज़्यादा से ज़्यादा 15, 20, 25 मिनट से ज़्यादा व्हाट्सएप या फेसबुक, इससे ज़्यादा मत चलाओ। और सर आपने जो एक बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट सुना है अर्थशास्त्र, तो सर अर्थशास्त्र कुछ विशेषताएं वगैरह, कुछ ऐसी बातें जो अर्थशास्त्र औरों से अलग बनाती है? अर्थशास्त्र सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कैसे है आपके हिसाब से? जब व्यक्ति सुबह उठता है तब से इकोनॉमिक्स शुरू हो जाती है और सोता है तब तक इकोनॉमिक्स होती है। तो हमारा इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में इसलिए था कि ये पूरी दुनिया पैसे के पीछे चल रही है। पैसा कैसे आएगा, साधनों का मितव्यता कैसे होगी, किसी चीज़ का यूजफुल यूटिलाइजेशन लेना है तो कैसे करना है, इस प्रकार से हमारा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा बढ़ता गया। तो सर स्कूल वगैरह में जो आजकल जो योजनाएं चल रही है, कुछ उनके बारे में बता सकते हो? वैसे कौन कौन सी योजनाएं हैं जो बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए, गांव के लिए, कोई मतलब? स्कूल में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। मैं तो कहता हूं कि हर बच्चे को सरकारी स्कूल में जाना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में तो लूटते हैं, सरकारी स्कूल में आप जाओगे तो इसमें स्कॉलरशिप मिलती है, SC ST स्कॉलरशिप, OBC स्कॉलरशिप मिलती है, पूर्व मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है, पोस्ट मैट्रिक मिलती है, और उसमें पालनहार योजना का पैसा मिलता है। और बहुत सारी छात्रवृत्तियाँ हैं बच्चों को, जैसे गार्गी पुरस्कार भी मिलता है, सरकार देती है। लैपटॉप जो सरकारी स्कूल में पढ़ा हो और 10वीं 12वीं 8वीं परीक्षा में मेरिट में, जिला मेरिट में, उनको लैपटॉप भी दे रही है सरकार। कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल भी वितरित की जा रही है, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। सर ने बताया काफ़ी सारी योजनाएं चलती है जिनका लाभ उनको लेना चाहिए, और जो प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी उनको काफ़ी पैसे लूटे जाते हैं, तो सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को भेजें। और
दूसरी एक और बात कि सर से जानना चाहेंगे कि जो काफ़ी युवा तैयारी कर रहे हैं किसी भी लेवल की एग्जाम की हो, चाहे रीट की हो, RS की हो, लेक्चर किसी की भी हो, तो उनकी तैयारी कैसे रहे, कितने घंटे पढ़ाई करें, वो अपनी स्टडी को कैसे प्लान बनाएं, कैसे अपना सफलता हासिल करें? तैयारी करने का यही है कि बहुत सारे विद्यार्थी देखते हैं कि जब हमारी विज्ञप्ति आएगी, जब एग्जाम आएगा तो 2-3 महीने में हम तैयारी कर लेंगे। तैयारी 2-3 महीने में होती है, साल लग जाता है कम से कम। साल 1.5 साल पहले कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको साल 1.5 साल का समय चाहिए। उसकी फाउंडेशन से तैयारी करनी चाहिए, मजबूती के स्तर से, ताकि हम बेसिक क्लियर करते हुए आगे की तरफ जाएं। और रूटीन हो, कम से कम 10 घंटे तो देने ही देने। उसके बाद बाकी सोशल सामाजिक जीवन सब बंद कर दो, उसमें कुछ नहीं है। आपको अपना देखो, एकांत जीवन तो जीना ही पड़ेगा। योग साधना तो आपको करनी पड़ेगी। भगवान श्री राम भी जंगल गए थे तो उन्होंने भी योग किया था, और हम पढ़ाई करेंगे तो भी योग करना पड़ेगा। सोशल तो दूर करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम सोशल भी रहें, घर पे सारा काम भी कर लें, फैमिली भी कर लें और पढ़ाई में भी टॉप आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। योग साधना तो करनी पड़ेगी, तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। सर ने बताया कि योग साधना, तपस्या करने से आप अपने जो मंजिल है उसको पा सकते हो। सर कोई एक मोटिवेशनल लाइन, कोई एक दोहा, किसी भी इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी आप बताना चाहो एक लाइन से। मोटिवेशनल सभी के लिए यही है। मैं तो ये मानता हूँ कि ना तो आज के जीवन में कोई कमज़ोर है ना कोई होशियार है। जो पढ़ेगा वो आगे जाएगा। तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। सर ने बहुत अच्छी लाइन बता दी कि जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। कि इसमें कमज़ोर होशियार ये कुछ नहीं होता है, जो जैसे तैयारी करेगा वैसे पढ़ेगा वो आगे जाएगा। अपने चैनल में आने के लिए सर को धन्यवाद, और अपने चैनल की तरफ से सर को एक छोटी सी भेंट, छोटा सा उपहार। धन्यवाद सर। और सर फिर से कामना करता हूँ कि इनका जो भी लक्ष्य आगे का ड्रीम है, वो लेक्चर का, RS का, वो पूरा हो, और इनके फ्यूचर के लिए हम कामना करते हैं उज्जवल भविष्य की।